Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are all fine. आज हम सेकंड ईयर का जो फर्स्ट लेसन है वो द डाइंग सन, उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। बुक 2 में से दो पोर्शन है, पहला पोर्शन प्रोज का है, दूसरा पोर्शन हीरोज़ का है। पहले पोर्शन में से आपको जैसा कि पता है कि ट्रांसलेशन नहीं आएगी, उसमें से आपको जस्ट क्वेश्चन आंसर और सिनोनिम्स आएंगे। 12 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे और 4 मार्क्स के आपको सिनोनिम्स आएंगे। लेकिन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने से पहले इस लेसन को डिफरेंट लेवल्स पे जाके इसको हमने एनालाइज करना है, इसको हम डिस्कस करना है कि राइटर ने इसके अंदर क्या कहा है। सर जेम्स नामी एक इंग्लिश राइटर है जो 1877 में इंग्लैंड के अंदर पैदा हुआ और 1946 के अंदर उसकी डेथ होती है। उसका जो इंटरेस्ट था, उसका जो फेवरेट फील्ड ऑफ जॉब्स थी वो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स था। इसी हवाले से द डाइंग सन उसने ये ऐसे लिखा है, इसके अंदर वो अपनी थ्योरीज पेश करता है। इस लेसन को वो तकरीबन 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करता है और इसके ऊपर वो डिस्कशन करता है। सबसे पहले वो कहता है वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स की बात करता है। इसके अंदर ये कायनात कितनी बड़ी है इसके ऊपर वो बात करता है। इट मीन्स कि वो यूनिवर्स के मैग्नीट्यूड की बात करता है कि क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि कायनात कितनी बड़ी है और इसके अंदर नंबर ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स कितने हैं। कैन वी काउंट दीज, क्या हम इनको गिन सकते हैं। फिर वो कहता है कि लाइफ का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ और इससे पहले वो ज़मीन की जो एग्जिस्टेंस है, ज़मीन का वजूद कैसे मुमकिन हुआ इस कायनात में, उस पर बात करता है। फिर वो कहता है कि लाइफ कहाँ कहाँ जो है ना पॉसिबल है, लाइफ का एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ ये एग्जिस्ट कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती। इट मीन्स कि वो टेम्परेचर की बात कर रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर हमारा ये जो निज़ाम शमसी है, प्लानिटरी सिस्टम है, हमारा जो गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे के अंदर वो कहता है, उसके अंदर जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कैसे अपने मोशन में वो और कैसे अपने ऑर्बिट्स में रहते हुए वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने प्लानिटरी सिस्टम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी हम सबसे पहले समरी करेंगे। वो कहते हैं द डाइंग सन इज एन एक्सप्लेनेटरी एसे बाय सर जेम्स। इन दिस एसे ही डिस्क्राइब द साइज ऑफ द सन एज कंपेयर टू अर्थ एंड द यूनिवर्स। ही सेज दैट देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द यूनिवर्स and most of them are bigger than the sun. The stars travel in the universe millions miles away from each other and they rarely come close. इसमें इस पैराग्राफ में मैं बेसिकली इसको समराइज कर रहा हूँ, फुल लेंथ में हम लेसन जो है ना वो नहीं पढ़ सकते। कहते कायनात इतनी बड़ी है और इसके अंदर इतने ज़्यादा सितारे और सैयारे मौजूद हैं, अगर दुनिया के अंदर जितने भी साहले समंदर हैं उनके ऊपर पाए जाने वाले जो रेत के ज़र्रात हैं, अगर हम उनको ले लें तो हमारी कायनात के अंदर इतने सैयारे और सितारे पाए जाते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ अगर हम मुट्ठी भर रेत ले लें, क्या हम उन ज़र्रों को काउंट कर सकते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल होगा नहीं। तो इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो साले समंदर हैं उसके ऊपर जो रेत के ज़र्रात हैं, तो कहता है उसके बराबर या इससे भी ज़्यादा इस कायनात में सैयारे और सितारे पाए जाते हैं। और हर सितारा और सैयारा
हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, हर सैयारा अपने ऑर्बिट में रह के गर्दिश कर रहा है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी एक सितारा या सितारा किसी दूसरे सितारे या सितारे के पास जाए और आपस में टकराए, कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। और इसके साथ साथ वो जिक्र करता है कि हाउ वी आर लिटिल इन दिस यूनिवर्स, इन दिस स्पेस, हम इस कायनात में कितने छोटे हैं, कितने अकेले हैं। वो इसकी मिसाल ऐसे देता है, हमारी ज़मीन इस कायनात में ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े ओशन में एक सिंगल शिप हो और वो अपना जर्नी तय कर रहा हो। ज़मीन एक छोटे से ज़र्रे की मानिंद है इस पूरी कायनात में। फिर आगे वो बात करता है, सर जेम्स जीन्स seems to believe Big Bang theory of the creation of the Earth and other planets of solar system। वो बिग बैंग थ्योरी की बात करता है इसके अंदर। He says that some 2000 million years ago a wandering star came near the sun। एक गर्दिश करता हुआ, मैं इसको आवारा तो नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन वो कहता है वॉन्डरिंग स्टार, गर्दिश करता हुआ बाय चांस कोइंसिडेंटली सूरज के करीब आ गया। इट्स ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट्स अ ह्यूज टाइड ऑन द सरफेस ऑफ द सन। उसने क्या किया, सूरज सतह के ऊपर एक लहर पैदा कर दी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सो देयर, लेकिन बाय चांस, कहता है बाय चांस ने क्या किया, उस सियारे ने अचानक सूरज से पीछे हटना शुरू कर दिया। जब वो पीछे हटा तो उसने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस वेव को, उस वेव माउंटेन को अपनी तरफ पुल किया, उसको खींचा। तो क्या हुआ, वो जो पहाड़ था, वो जो लहर थी जो सरफेस के ऊपर बनी हुई थी, ऑब्वियसली वो मैटर होगा। जब वो खींचा गया, वो टूट गया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया और खला में बिखर गया। वो जो टुकड़े थे कुछ तो बहुत दूर जाके गिरे, कुछ उसके पास ही रहे सूरज के, लेकिन कुछ मिडल में रहे। ऑफ कोर्स जब वो जो पीसेस थे वो सूरज की सतह से टूटे तो बर्निंग बाल्स थे, आग के गोले थे वो, लेकिन चूंकि जो बहुत दूर जाके गिरे वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते चले गए, और जो करीब थे वो गर्म रहे, और जो मिड में थे वो कोई गर्म था, कोई सर्द था, उनका टेम्परेचर भी लो होता चला गया। इसके अंदर वो बात करता है, देयरफॉर आवर अर्थ, वो जो टुकड़े थे वो सैयारे कहलाए, उनमें से हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। वो कहता है, दीज आर द प्लैनेट्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, देयरफॉर आवर अर्थ and other planets came into beings as a result of rare accident। अच्छा, इसके ऊपर बात करता है वो बच्चों के, वो जो दूर जाके गिरे वो सियारे, वो उनमें से उनका जो टेम्परेचर था, चूँकि रेडिएशन वो सन से हासिल करते थे, सूरज से हासिल करते थे, प्रॉपरली उनके ऊपर वो उनकी रेडिएशन जो रेस थी वो सही नहीं जाती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ठंडे होते चले गए, जस्ट उनका अपना ही टेम्परेचर बाकी बचा। टू कट शॉर्ट, आगे वो बात करने वाला है कि लाइफ का एग्जिस्टेंस इस कायनात में, इस यूनिवर्स में, और उसके बाद ज़मीन पे कैसे होगा। कहते आई डोंट नो व्हेन एंड व्हाई एंड वेयर, कि कब और कैसे ज़िंदगी ने वजूद जन्म ले लिया, अपने वजूद में आ गई। वो कहता है मैं ये भी नहीं जानता कि वो कैसा था, लेकिन वो ये कहता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो एक कपल था, अपने मादूम होने से पहले वो अपने ही तरह का एक जो है ना दूसरा कपल जनरेट कर देता, उसका दोबारा जन्म हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स होती चली गई, और उसके बाद उसके अंदर फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात, इमोशंस और मज़हब आते चले गए। तो क्या अगर हम ये देखें, ये जज्बात, फीलिंग्स, इमोशंस और अपने ही तरह का एक कपल पैदा कर देना, क्या ये इंसानों का खासा नहीं है?
तो इट मीन्स कि वो इंसानी ज़िंदगी की इत्तका की इसके अंदर बात कर रहा था। द राइटर नरेट्स हाउ द लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ। ही सेज दैट he doesn't exactly know how to happen, but the life started in simple unicellular organism and later it kept on changing into complex generation like humans. फिर वो कहता है कि ज़िंदगी कहाँ कहाँ जो है ना बरकरार रह सकती है। It means he is talking about temperature. Of course, he is talking about moderate temperature, जहाँ पे लिक्विड रहे, यानी कि अगर लिक्विड है तो वो फ्रीज ना हो जाए, इतना टेम्परेचर ना हो वहाँ पे, और इतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर ना हो कि जो सॉलिड चीज़ें हैं वो मेल्ट हो जाएं। ठीक है, तो ज़िंदगी वहाँ मुमकिन है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो। इसके ऊपर वो बात करता है। राइटर सेज दैट लाइफ ओनली एग्जिस्ट अंडर सूटेबल कंडीशंस एंड दीज कंडीशंस आर ओनली प्रेजेंट इन द अर्थ। दीज कंडीशंस मे बी प्रेजेंट एट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेयर द टेम्परेचर इज सूटेबल फॉर लाइफ। जिंदगी कायनात में सिर्फ ज़मीन पे मुमकिन है, क्यों कि यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। लिक्विड रहता है और सॉलिड रहता है। तो अगर हम इसका मुआवजा दूसरे प्लैनेट से करें, दूसरे स्टार से करें, तो अगर देखा जाए तो हमारा ज़मीन का जो टेम्परेचर है दूसरों से ज़्यादा मॉडरेट है। He further explains that the size of the universe as compared to our Earth and the Sun. He says the universe is frightening because we cannot measure the stretches of distance and time. We feel alone and on the Earth as we find no life near the planet Earth. There as the only space millions mile from the earth. यानी कि कहते हैं हमारा जो छोटापन है इस कायनात के अंदर, वो इस तरह से हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी खला है, बहुत बड़ी ये कायनात है। वी आर वेरी लिटल इफ़ वी कंपेयर आवर सेल्व्स टू द यूनिवर्स। हमारा हमसाया कोई नहीं है, हमारे हमसाए जो प्लैनेट्स हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हैं, वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट नहीं है। हो सकता है हवा में रद्द बदल हो, गैसेस में रद्द बदल हो, आइडियल एटमॉस्फेयर वहाँ पे भी नहीं है। तो कहता है इतनी बड़ी कायनात में हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं। तो बच्चों ये थी समरी। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट, चूँकि आपको 4 नंबर के सिनोनिम्स आने हैं पेपर में इस पोर्शन में से, तो मैंने वो भी जो पास्ट पेपर्स के जो सिनोनिम्स हैं वो उठाए, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें इस लेसन में मैंने वो चूज़ किए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मैं इसको रीड करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा दूँ। सबसे पहले वर्ड है हार्डली, जिसका मतलब है मुश्किल, स्कार्सली, बेयरली, पैक्ड, कंटेन्ड, रूम, स्पेस, खला, जगह बाकी होना, इमेंस, ह्यूज, बहुत बड़ा, वांडरिंग, रोमिंग, गर्दिश करता हुआ, आवारागर्दी करता हुआ, वॉयज, जर्नी। वॉयज बच्चों इसने एक टिपिकल वर्ड इस्तेमाल किया है, वॉयज, जो बहरी जहाज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे जो कहता है हमारे जो प्लैनेट्स हैं दे आर लाइक अ शिप्स, वो तन्हा सफ़र कर रहे हैं इस बहुत बड़े समंदर में, खला के समंदर में। रेज्ड, क्रिएटेड, एक्सट्रीमली, ग्रेटली, बहुत बड़ा, बहुत हद तक, रेडिएशंस, रेज, शुआएँ, मिल्की वे, गैलेक्सी, स्कैटर्ड, स्प्रेड, नाउन, फेमस, मशहूर, फ्रोज़न, चिल्ड, जम जाना, स्ट्रीम, चेन, और बेल्ट, स्ट्रिप्स, पट्टियाँ, इनके जो टेम्परेचर बेल्ट्स के अंदर जो बात करता है।
हम्बल, सिंपल, बिल्कुल सादा सा, आम सा। एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, आबा अजदाद की बात करता है। ग्रेजुअली, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। रेयर, सेल्डम, शाज़ नाज़र, बहुत कम। ब्लाइंडली, एमलेसली, केयरलेसली। चीफली, मेनली। नैरो, क्रैम्प्ड, स्मॉल, लिमिटेड। स्ट्रेचेस, एरियाज, विड्थ, चौड़ाई, लंबाई जिसे आप कहते हैं। इसके बाद बच्चों मैंने जो 12 मार्क्स के जो मतलब पोर्शन है क्वेश्चन आंसर्स का, मैंने उनको डिस्कस करना है जो आपकी बुक एक्सरसाइज पे दिया होगा, और साथ जो एडिशनल क्वेश्चन हैं जो टाइम एंड अगेन मुख्तलिफ बोर्ड्स में भी रिपीट हुए होंगे, मैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा। आपकी स्क्रीन पे ये आ रहे होंगे, मैं इनको आपको रीड करता हूँ, तो बच्चों आप भी साथ इसको देखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कहता है हाउ इज़ दैट स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। तो इसका जवाब क्या है? अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट बिकॉज देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन द टू स्टार्स। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्स एक दूसरे के सामने और यहाँ टकरा बहुत करीब बहुत कम आते हैं, क्योंकि इनका आपस का जो फासला होता है वो लाखों करोड़ों मील का होता है। मोरओवर स्पेस इज इमेंसली वास्ट एंड ईच स्टार इज बाउंड टू ट्रैवल इन इट्स ऑर्बिट, और ये अपने ऑर्बिट के बाहर सफ़र नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वंडरिंग स्टार वंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। तो बेटो इसका आंसर है व्हेन अ वंडरिंग स्टार केम नियर द सन इट रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। जब गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आया तो उसने सूरज की सतह के ऊपर लहरें पैदा कर दी। दीज टाइड्स फॉर्म्ड अ ह्यूज माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन दैट वी कैन हार्डली इमेजिन। वो लहर इतनी बड़ी थी कि बामुश्किल हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये लहर कितनी बड़ी होगी। नंबर थर्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियर एंड नियर। यानी कि क्या हुआ जब वो गर्दिश करता हुआ जो सियारा जो था वो करीब से करीब आता चला गया, तो क्या हुआ? तो इसका आंसर ये है व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियर एंड नियरर द सन द माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन रोज हायर एंड हायर एंड वाज फाइनली टॉर्न इनटू पीसेस। यानी कि ज्यों-ज्यों वो सियारा सूरज के करीब आता चला गया, वो जो सूरज के ऊपर एक लहर बनी हुई थी वो बड़ी से बड़ी होती चली गई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। सियारे क्या होते हैं और वो कैसे वजूद में आए। ये एक क्रक्स भी है पूरे लेसन का कि सियारे क्या हैं और सितारे क्या हैं, इनमें ये भी एक पॉइंट है। तो इसका आंसर बच्चों ये है द प्लैनेट्स आर द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द सन दे केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू टाइडल पुल caused by some star on the surface of the sun। यानी कि जब वो पीछे हटा सियारा, उसने अपनी ग्रेविटी की वजह से उसको पुल किया, वो जो लहर थी, वो जो पहाड़ बनी हुई थी वो टूट गई, और टुकड़े जब खला में बिखरे तो वो टुकड़े सियारे कहलाए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। यानी कि दूसरे जो सियारे हैं उनके ऊपर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन क्यों नहीं है। आंसर, देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स बिकॉज द स्टार्स आर बॉल्स ऑफ फायर, बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर एंड दे हैव नो इंटेंस हीट, देयरफॉर द स्टार्स आर टू हार्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। यानी कि उनके ऊपर जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई है कि वहाँ पे जो सॉलिड चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगी। यानी कि वहाँ पे आइडियल टेम्परेचर नहीं है, यही वजह है कि वहाँ पे लाइफ मुमकिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ।
यानी कि एक कहता है कि नोड लिखें छोटा सा कि ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हुआ वो कैसे हुआ। When the earth gradually became cooler and cooler, life started on very simple organism which had the ability to reproduce themselves before dying. In the end, it produced the most complicated organism like the man who has feeling and ambitions. जैसा ग्राइटर ने अपने लेसन में भी बयान किया है कि जब इनकी ज़मीन जब आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई तो कहता है मैं नहीं जानता कब और कैसे एक ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हुआ। वो अपने मादूम होने से पहले ही अपने ही की तरह का एक कपल पैदा करती और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग्स आती चली गई, रिलीजन आता चला गया, तो लाइफ जो थी वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। और बिल्कुल आज आप जैसे आप देखती हैं वो जैसे वो इशारा करता है एक इंसान की जो ज़िंदगी का अर्तका है उसके बारे में बात करता है। Question number 7, why is the universe so frightening? ये जो कायनात है ये इतनी हमें खौफज़दा क्यों करती है, हमें डराती क्यों है? तो इसका आंसर बच्चों ये है, द यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, एक्सट्रीम लोनलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। यानी कि हम ये कायनात इतनी बड़ी है, वो इसकी वसअत का जो कंपैरिजन है आपको बताता भी है कि इस कायनात में कितने सितारे और सितारे हैं और ज़मीन हमारी जो है इतनी छोटी है, बिल्कुल एक रेत के ज़र्रे की मानिंद है और उसके ऊपर ज़िंदगी वजूद मुमकिन है। राइटर कहते हैं हम बड़े अकेले हैं, हम तन्हा है, टाइम स्ट्रेचेस बहुत बड़ी हैं, हमारे हमसाये में भी लाइफ नहीं है, तो दैट्स वाई इतनी बड़ी कायनात में हम तन्हा हैं, ठीक है, और ज़िंदगी और किसी सितारे पे मुमकिन नहीं है। दैट्स वाई दिस यूनिवर्स इज़ सो फ्राइटनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, what should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? तो इसका आंसर है बच्चों, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन सम सूटेबल फिजिकल कंडीशंस लाइक मॉडरेट टेम्परेचर, एयर एंड वाटर। सच कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज एक्सेप्ट द अर्थ, देयरफॉर देयर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ, देयर इज नो लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज और अदर स्टार्स। यानी कि जो आइडियल टेम्परेचर है वो ज़मीन के अलावा किसी और सितारे पे नहीं है और यही वजह है कि वहाँ पे ज़िंदगी भी मौजूद में मुमकिन नहीं आ सकती। बच्चों ये जो 8 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे ये आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए थे। मैंने 2-3 और क्वेश्चन इसके साथ ऐड किए हैं जो एडिशनल क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड में डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा आपसे मैं वो भी शेयर कर दूँ। हाउ डू द स्टार्स ट्रेवल इन द यूनिवर्स? यानी कि इस खला में, इस कायनात में जो स्टार्स हैं वो ट्रेवल कैसे करते हैं? आंसर इज द स्टार्स ट्रेवल इन द यूनिवर्स आइदर इन ग्रुप्स और मोस्टली दे ट्रैवल अलोन। या तो वो ग्रुप की शक्ल में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, या वो तन्हा सफ़र करते हैं। दे ट्रैवल एट द वास्ट डिस्टेंस फ्राम वन अनदर। लेकिन इनका जो आपस में जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा इम्कान भी नहीं हुआ कि आप एक दूसरे के पास आएँ और टकराएँ, यानी कि वो अपने ऑर्बिट में रहते हुए गर्दिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स? यानी कि टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपने सुनना है। द टेम्परेचर बेल्ट्स आर जोन्स दैट सराउंड्स ईच हॉट स्टार एट अ सर्टेन डिस्टेंस। The temperature there is neither too hot nor too cold. Life can exist on such temperature belts. यानी कि ये एक ऐसा जोन होता है स्टार्स के पास जहाँ पे जो टेम्परेचर है बड़ा आइडियल होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ठंडा होता है, और जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हो सकता है, तो उनको टेम्परेचर बेल्ट्स कहते हैं। तो बच्चों आज का ये लेक्चर आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके आंसर दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।